Hello everyone, this is Pratibha from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. I am again here for presenting a lecture on geotechnology, machine foundation. This is unit number 7, 6th semester BTech. This is my lecture number 11 on this particular subject. I am making lectures about machine foundation since 2 days. So I already made 2 previous lectures about this particular topic, and this is my mm, last video about this particular unit. So as we discussed about what is machine foundation and what are the important features of it and what is the importance of the machine foundation we are studying, and why we are studying machine foundation in geotechnology or geotech. And there are some also some design specification that we should keep in our mind while designing the foundation. Okay, so basically, I already taught you about all the definition and theoretical portion. Today, I will take some theoretical portion and some numerical, which is remaining. So, okay, I will start with some slides again, which is having some introduction part. So, I just summarize all the things in this my lecture. So, you may write down these points because these are having some good contents. So, this is also very important. So in machine foundation we consider two type of load. First is static load और दूसरा होता है dynamic load. ठीक है, static load वो लोड होता है जो मशीन का लोड होता है या सेल्फ वेट होता है, एंड दूसरा लोड जो होता है जो फाउंडेशन का सेल्फ वेट होगा. ठीक है, these two load are in consider under static load, and second is your डायनेमिक लोड. डायनेमिक लोड में हम वो लोड आता है कि आप मशीन किस टाइप की मशीन है और वो क्या उसका फंक्शन है, whether that is rotary having some impacting effect, तो वो किस तरीके की डायनेमिक लोड्स को इम्पोज करेगी आफ्टर द ऑपरेशन, या ऑपरेट होने के बाद वो किस तरीके के लोड को इम्पोज करेगी. ठीक है, सो these two type of load we keep in our mind. एंड टाइप्स ऑफ मशीन जो आप बेसिकली देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से ही ले रही हूँ, फिर हम दो डेरिवेशन को लेते हुए इस यूनिट को आज फिनिश कर देंगे. ओके, सो ओके, टाइप्स ऑफ मशीन्स अगर हम देखते हैं तो रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स होती हैं, रोटरी मशीन्स होती हैं, इम्पैक्ट मशीन्स होती हैं. रेसिप्रोकेटिंग मशीन वो होती हैं जो कि पीरियडिकली अनबैलेंस फोर्स को जनरेट करती हैं, जैसे कि इंजन हो गए, कंप्रेशर्स हो गए हैं. ठीक है, जिनका अगर हम एक पर्टिकुलर एस्टिमेट देखें तो जो रोटेशन है वो 600 रोटेशन पर मिनट हम उसको लेते हैं. ओके, अनबैलेंस्ड फोर्स जनरेट होते हैं जिनमें. एंड इम्पैक्ट मशीन में आप बहुत सारे आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में भी एग्जाम्पल हैं, और हाई इम्पैक्ट लोड जिससे हम इंड्यूस करते हैं, जैसे फोर्स्ड हैमर, एंड जो आपके 60 से 150 ब्लोस पर मिनट में अगर इम्पोज हो रहे हैं. ठीक है, तो दिस कम्स अंडर इम्पैक्टिंग मशीन्स. नाउ थर्ड इज रोटरी. रोटरी मशीन भी आप समझ सकते हैं, जैसे डोरी एब्रेशन आप ले सकते हैं. अगर आप आपने देखा हो एग्रीगेट के लिए जो हम करते हैं उसके लिए भी आपने पर्टिकुलर एक फाउंडेशन डिजाइन करते हैं, उसके ऊपर आप उसके ड्रम को रखते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो वाइब्रेशन या जो नॉइज जनरेट हो रही है वो एक प्रॉपर्ली फाउंडेशन के थ्रू आपकी ग्राउंड में डिस्ट्रीब्यूट होती है. इसके लिए जो हम आरपीएम है वो 1500 से 10,000 अगर इतना आरपीएम है, देन इसको हम रोटरी मशीन में क्लासिफाई करते हैं. so these are the types of machine which we have to do remember. ठीक है, इसके बाद
लोड्स हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मशीन फाउंडेशन में टाइप्स ऑफ मशीन्स पे आ सकते हैं। जैसे ब्लॉक टाइप होता है, कैशियन या बॉक्स टाइप होता है, वॉल टाइप होता है। ये 3 टाइप के आपके मेन टाइप्स ऑफ फाउंडेशन हैं। ओके, आप इनकी फिगर्स को बना सकते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, मशीन फाउंडेशंस में तो आप अगर देखेंगे तो ब्लॉक टाइप क्या होता है, जो पेडेस्ट्रियल, जिसमें ग्रेविटी या वर्टिकल जो लोड लगता है। सपोज ये है, आपने एक फाउंडेशन बनाई है, इसमें आपको मोटर रखनी है और कोई एक मशीन रखनी है, तो आपने एक ब्लॉक टाइप फाउंडेशन को जनरेट कर दिया। उसका शेप आप देख सकते हैं। ठीक है, स्लैब पोर्शन है और ये इसका अपर बेस स्लैब वाला पोर्शन है। ठीक है, इसके बाद आता है बॉक्स एंड कैशियन फाउंडेशन। इसमें एक हेलो हॉलो स्ट्रक्चर बनता है। इसमें वॉल्स, बेस स्लैब एंड टॉप स्लैब। ठीक है, ये ऊपर आपकी मशीन है। इसके बाद वॉल टाइप, आप वॉल टाइप में भी इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, ये हॉलो पोर्शन इसमें है, ये वॉल्स, और सिर्फ ये पूरा ये ओपन रहता है, इसके ऊपर सीधे आपके रूफ स्लैब रखी हुई होती है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस। नाउ वी कम ऑन ब्लॉक टाइप फाउंडेशन। ठीक है, block type foundation consists of the pedestal resting on a footing has large mass and small natural frequency. For reciprocating type machine, block foundations are generally used. ये reciprocating type machines के लिए आप block foundations को generally बनाते हैं। ये आपको याद रखना है। I already taught you about the reciprocating machines. Okay, तो आप इनको नोट करते जाइए साथ ही साथ। इसके बाद आता है बॉक्स टाइप फाउंडेशन। Box type foundation consists of a hollow concrete block. The mass of this foundation is less than block. This is you should, आप ये समझो कि इसका जो सेल्फ वेट है, जो स्टैटिक लोड होता है, इसका सेल्फ वेट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू ब्लॉक। और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है इसकी। कैसे? द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉक्स टाइप मशीन इज इंक्रीज, क्योंकि इसका सेल्फ वेट कम होता है, तो इसमें अगर आप डैम्ड वाइब्रेशन इसमें जनरेट हो रहे हैं या जो इम्पैक्टिंग हो रही है, उसकी वजह से इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसके भी आप फिगर बना सकते हैं, प्रॉपर आप इसका कंटेंट लिख सकते हैं, एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद आता है आपका वॉल टाइप फाउंडेशन, मशीन फाउंडेशन। ठीक है, तो वॉल टाइप इसको हम फ्रेम टाइप फाउंडेशन भी बोलते हैं। फ्रेम टाइप फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम्स विद हॉरिजॉन्टल फ्रेम एट देयर टॉप। ये आप जो पोर्शन देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल फ्रेम टाइप स्ट्रक्चर है, ये दिस वन। ओके, ये वॉल्स और इसका रूफ बेस वाला पोर्शन है। इट इज यूज फॉर लार्ज मशीन। आप इस चीज को याद रखेंगे कि ये लार्ज हैवी वेट की जो स्टैटिक लोड जिनमें ज्यादा इम्पोज होगा, ऐसी मशीन्स के लिए आप यूज करते हैं कैसी फाउंडेशन, फ्रेम टाइप। Okay, the vertical and horizontal member of this foundation can be constructed by different material. ये आप मटेरियल इसमें आप एज पर द सुटेबिलिटी आप यूज करते हैं, मटेरियल आप डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक आपको चीज बताई थी कि अगर हम वर्टिकल वाइब्रेशन एनालिसिस करते हैं, जो लोड आपका आ रहा है, तो ये आपका बेस है, यहाँ नेचुरल सॉइल होगी, ये आपका मशीन फाउंडेशन है और इसके ऊपर ये आपकी मशीन रखी हुई है। ठीक है, अब जो मशीन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, फाउंडेशन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो सारा एक पर्टिकुलर वर्टिकल पॉइंट लाइन में होना चाहिए प्रॉपरली लोड डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, हम पता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली अब होता क्या है कि जब इसमें वाइब्रेशन होते हैं, तो एक वाइब्रेटिंग जोन, जो आपका बाउंड्री ऑफ वाइब्रेटिंग सॉइल के एक पर्टिकुलर जोन तक उसका वाइब्रेशन होता है और वो उसको कैरी करे। अदरवाइज यहाँ पे क्या होता है, लोड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता और ये फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। या तो इसकी यहाँ पे सबग्रेड में फेलियर होगा, फाउंडेशन ब्रेक होगी और ये पूरा सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मास ऑफ एफ क्या है, मास ऑफ फाउंडेशन। एस क्या है, मास ऑफ द सॉइल। तो टोटल मास हम क्या करते हैं दोनों का, मास ऑफ एफ, मास ऑफ फाउंडेशन प्लस मास ऑफ सॉइल, एम।
ठीक है। अगर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं फॉर फोर्स्ड वाइब्रेशन, तो इक्वेशन क्या होती है, ये मैंने आपको इक्वेशन डैम्ड और अनडैम्ड जब वाइब्रेशन बताए थे तब मैंने आपको बताई थी कि m अगर जेड डिस्प्लेसमेंट है तो m d2 जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस c डी जेड बाई डी टी प्लस k जेड इज इक्वल टू एफ टी फॉर डैम्ड वाइब्रेशन, जिसमें फ्रीली जिसमें एक डैम्पिंग या फिर एक रेसिस्टिंग फोर्स की हमें जरूरत होती है। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को नोट कर सकते हैं। मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि हम वाइब्रेशनल एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप किसी ब्लॉक के लिए देखेंगे तो आप इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे एनालाइज करते हैं कि हम उसके मोशन को कितने पैरामीटर से डिफाइन कर सकते हैं। आप कोई एक्स एक्सिस के अबाउट आपने उसका जो एक्स डायरेक्शन में जो मूवमेंट है प्लस उसका जो रोटेशन है, वाई एक्सिस के अबाउट जो उसका मूवमेंट है प्लस रोटेशन है, सिमिलरली जेड, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई 6। तो the number of independent coordinates that used to define the motion is known as degree of freedom. Okay, these are some test names that we will do for determining the soil parameters. So this is not so much important as you can write it down on a notebook for your extra knowledge कि जो कुछ हम लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, जैसे रेजोनेंट कॉलम टेस्ट, ठीक है, क्लिनिकली ट्राइएक्सियल टेस्ट होता है, ब्लॉक फाउंडेशन टेस्ट होता है, तो इस तरीके की ये टेस्ट को हम कंडक्ट करते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं, बट अभी मेरा जो कंसर्न है वो आपके एग्जामिनेशन का है कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए पहले। इसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड और डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन फॉर रोटरी मशीन्स, इसमें जो आईएस कोड है 2974 पार्ट 3 एंड 1992 कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर फाउंडेशन डिजाइन ऑफ रोटरी मशीन, तो ये दो कोर्स हैं जिनका हम लोग रोटरी मशीन की फाउंडेशन को डिजाइन करने के लिए, आप रोटरी रेसिप्रोकेटिंग या इम्पैक्टिंग के लिए अलग अलग टाइप की फाउंडेशन बनाएंगे। कहीं पे आपको ब्लॉक देना पड़ेगा, कहीं बॉक्स देना पड़ेगा, कहीं वॉल देना पड़ेगा। तो इसमें जो आप कोड जनरली यूज करते हैं वो एक डिसाइडेड होते हैं, आईएस कोड वो आप यूज करते हैं। अब आपको क्या क्या उसमें चीजें जो होती है, नेसेसरली डेटा, डिजाइन क्राइटेरिया और फाउंडेशन जो आप कंक्रीट की दे रहे हैं उसको हमें कैसे डिजाइन करनी है, सारे पैरामीटर्स को आपको देखना होता है। ठीक है, इसके बाद ये आप कुछ डेटा प्रोवाइडेड बाय मशीन मैन्युफैक्चरर, इसको आप एक बार देख लीजिए कि हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो आप मशीन फाउंडेशन बनाएंगे तो सबसे पहले उस फाउंडेशन की डायमेंशन या आउटर लाइन क्या होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि लोड उसका कैसा होगा, स्टैटिक लोड कितना है और डायनेमिक लोड क्या होगा, उसका नेचर क्या है, मशीन किस तरीके के लोड को इम्पोज करेगी। ठीक है, इसके बाद उस जो लोड होंगे वो उनकी लोकेशंस क्या होंगी, मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे, स्पीड क्या होगी, ठीक है, मूवमेंट्स क्या होंगे, उनकी वजह से उनका मोमेंट क्या होगा। तो इन सारी चीजों को हमें एनालाइज करना होता है डेटा को। इसके अलावा आप जो ये तो क्या हो गया मशीन या फाउंडेशन के लिए जो हमें डिजाइन पैरामीटर्स को ध्यान रखना। दूसरा होता है कि जो हम इन सीटू कंडीशन, जो आप सबग्रेड सॉइल जिस जगह पे आप मशीन फाउंडेशन बना रहे हैं वो जगह होगी, वहां पे आप सॉइल का भी टेस्ट करोगे, सॉइल प्रोफाइल भी आप चेक करोगे whether that soil is having some fine material or having coarse material, what is the level of water table under that particular ground। ठीक है, और बहुत सारी डायनेमिक प्रॉपर्टीज आपको सॉइल की स्टडी करनी पड़ेगी, तो आप इंडेक्स प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, सॉइल के इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो ये सारा नेसेसरली जो डेटा होता है वो आपको एनालाइज करना होता है। तो ये आप अच्छे से जो जो मैंने पॉइंट्स अभी बोले हैं, जो जो मैंने, उनको आप नोट कर लीजिए कि हमें डिजाइन क्राइटेरिया में इन सबको आप अपने आप भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इफ यू आर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली। ठीक है, नाउ ये नेसेसरली डेटा हो गया। डिजाइन क्राइटेरिया वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि सारी चीजों को हमें उसका पुटिंग हमें कैसी देनी है, उसकी डायमेंशन क्या देनी है, लोडिंग का सारा, और ये सारी चीजें हमें उसमें देखनी होती है। लिमिटेशंस
उसके लिए हमें ये देखना है कि टू अवॉइड डैमेज ऑफ द मशीनरी, ऑब्वियसली हमारा मेन पर्पस यही है, टू अवॉइड डैमेज ऑफ नेबरिंग स्ट्रक्चर्स, ये भी हमें ध्यान रखना है कि आसपास जो स्ट्रक्चर अवेलेबल है या जो मशीन फाउंडेशन ऑलरेडी बनी है वो अफेक्टेड ना हो, डिस्कम्फर्ट ना हो, ठीक है, और सॉइल में सेटलमेंट ना हो, क्योंकि आपको मशीन फाउंडेशन इस तरीके से डिजाइन करनी है कि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो ग्राउंड में और सॉइल में सेटलमेंट। सॉइल सेटलमेंट को चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? प्लेट लोड टेस्ट वी विल डू एट द साइट, so simultaneously we can estimate that settlement also, that known as the soil settlement, ठीक है। तो ये थ्योरी में मैंने ऑलमोस्ट सारे पोर्शन को कवर कर दिया है। आप कंक्रीट फाउंडेशन को डिजाइन करते हैं तो आप कुछ पॉइंट्स यहाँ से नोट कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप अपने थ्योरी में अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। concrete block foundation are generally designed for reciprocating machine and wall type is used for rotating turbo generator machines, ठीक है। concrete block foundation हम लोग रेसिप्रोकेटिंग के लिए यूज करते हैं। पाइल फाउंडेशन में भी यूज, पाइल आप समझते हैं जो कि एक शैलो फाउंडेशन होती है, दूसरी डीप फाउंडेशन होती है। डीप के भी टाइप होते हैं, पाइल और पियर। तो जो पाइल होता है जो लॉन्ग डेप्थ के लिए आप बनाते हैं, उसके लिए pile foundation may be used where the soil condition are unsuitable to support a block foundation, ठीक है। इसके अलावा फाउंडेशन मास जो होता है वो 2 to 3 टाइम्स रोटरी मशीन मास होना चाहिए, ठीक है। कंक्रीट फाउंडेशन डिजाइन के लिए ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा फाउंडेशन शुड एक्सटेंड बाय एटलीस्ट 150 mm on all the side of machine base frame। फाउंडेशन को हम लोग हर एक डायमेंशन से 150 मतलब 15 सेंटीमीटर ऑल साइड से एक्सटेंड करके ही बनाते हैं। ये इतना हम सेफ्टी मेजरमेंट लेके चलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। एंड द प्रेशर डेवलप्ड इन द सॉइल लोड ड्यू टू स्टैटिक लोड शुड नॉट एक्सीड 75% ऑफ द अलाउबल सेफ बियरिंग कैपेसिटी। जो प्रेशर आ रहा है स्टैटिक लोड का, स्टैटिक लोड समझते हैं, मतलब जो मशीन का लोड और जो फाउंडेशन लोड है वो 75 नॉट एक्सीड 75% ऑफ अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी। सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है वो 75% भी एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये एक पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, तभी मशीन में किसी भी टाइप का फाउंडेशन में फेलियर नहीं होगा। तो हमें इन सारे पॉइंट्स को वी हैव टू कीप इन आवर माइंड व्हाइल डिजाइनिंग द मशीन फाउंडेशन। तो आप इन सबको नोट कर लीजिए और इनको याद रखिए जब भी आप कोई थ्योरी का क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। दिस इज सम व्यू ऑफ, दिस इज turbo generator foundation wall type, and this is soft turbo generator foundation with vibration isolators, ठीक है। आईएस कोड बहुत सारे हम यूज करते हैं, बस थ्योरी में इतना इसको जानने की अभी जरूरत नहीं है। तो आई कवर्ड ऑलमोस्ट द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ मशीन फाउंडेशन। नाउ आई विल कम ऑन द okay, so as we discussed about फ्री वाइब्रेशंस, तो मैंने फ्री वाइब्रेशन में आपको बताया था कि एक सिंपल सा ब्लॉक है जिसमें अगर हम फ्री वाइब्रेशन को हम कंसीडर करते हैं कि मतलब इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है एंड इट इज एज्यूम दैट
system has been set in motion and it vibrates in vertical direction. ठीक है, K is the coefficient of spring. So the equation of motion can be written as, हम equation of motion को क्या लिखते हैं, as per Newton second law, m d2z y dt square is equals to minus kt. m d2z y dt square plus kt is equals to 0, क्योंकि ये फ्री वाइब्रेशन हो रहा है, इसमें कोई फोर्स नहीं है. कोई एक्सटर्नल फोर्स होता तो हम उसको यहाँ पे F लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, आपका फ्री वाइब्रेशन है. तो m d2z y dt स्क्वायर प्लस kt इज इक्वल्स टू 0. इसका सोल्यूशन मैंने अज्यूम किया, z इज इक्वल्स टू a cosec wnt प्लस b sin wnt, where wn is the natural circular frequency. So this is the solution we assume. Z is equals to a cos wnt plus b sin wnt. A and b are the arbitrary constant and w is the natural frequency. Okay. इसके बाद आप क्या करते हैं, द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि a sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया है, तो आप इस सोल्यूशन को लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू a sin wnt प्लस अल्फा. आप इसको लिख लीजिए डायरेक्टली, ठीक है. a एंड अल्फा आर द कांस्टेंट्स. इसको मैंने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट किया तो इक्वेशन क्या आई, dz by dt इज इक्वल्स टू a wn cos wnt प्लस अल्फा, ठीक है, साइन का cos. अभी मैंने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, मैं कॉस का, अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगी तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, और एक कांस्टेंट्स बाहर आ गए हैं तो ये wn स्क्वायर हो गया है, ठीक है. आप यहां से dz by dt और d2z by dt स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ पे रख दीजिए. तो ये इसको मैंने, ये इक्वेशन में इसकी वैल्यू मैंने रख दी है, तो यहाँ से मैंने सिंप्लीफाई किया, तो wn क्या आ गया आपका, अंडर रूट k by m. So what is the natural frequency? M is the mass of the block and k is the spring constant, ठीक है. इसके बाद Fn क्या है आपका, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी को wn by 2 पाई लेते हैं, तो आपका Fn कितना हो गया, 1/2 पाई अंडर रूट k by m. तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे wn निकालने का और Fn निकालने का, आप फ्रीक्वेंसी का और सर्कुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखेंगे. साथ ही टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, 1/fn. तो 1/fn क्या हो गया, 2 पाई अपॉन अंडर रूट k by m, ठीक है. ये 3-4 फॉर्मूले आप इसके लिए नोट कर लीजिए. इसके बाद आता है डैम्प्ड वाइब्रेशन का केस, कि अगर हम किसी फ्री सिस्टम में डैम्पिंग देते हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशन देते हैं, तो हम जो इक्वेशन होती है उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, m d2z प्लस c dz by dt इज इक्वल टू माइनस के जेड, ठीक है. इसकी इक्वेशन को मैं यहाँ लाई, तो प्लस के जेड इज इक्वल टू 0. इसका जो सोल्यूशन है उसे हम एक एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में अज्यूम करते हैं, दैट इज z इज इक्वल टू c1 e की पावर s1t प्लस c2 e की पावर s2t. s1 और s2 की वैल्यू मैंने अज्यूम की है. wn is the natural frequency, d is the damping factor, cc is the critical damping. ठीक है. इसके बाद आप इतना ही करिए, इसको मैं और सिंप्लीफाई करके किसी और तरीके से भी आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक बार और बताऊंगी, कि इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये मैंने पहले नहीं सोचा. आई विल टेक वन मोर लेक्चर अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. इसके अलावा आप एक चीज और देख लीजिए कि फोर्स्ड वाइब्रेशन में हम जो एक्सटर्नल फोर्स लेते हैं,
तो इक्वेशन क्या होगी, m d2z by dt स्क्वायर प्लस c dz by dt प्लस kt इज इक्वल टू ft। ठीक है, इसके अलावा आप सोल्यूशन वैसे एज्यूम करेंगे और उसको फर्दर क्लासिफाई करके इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी तक आप निकालेंगे। मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई करके एक लेक्चर और इस पे लूंगी। आई विल टेक माय नेक्स्ट लेक्चर अबाउट दिस डेरिवेशन। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द मशीन फाउंडेशन। सिर्फ इसके दो डेरिवेशन अभी बचे हुए हैं। आई विल टेक दैट दीज टू लेक्चर इन माय नेक्स्ट वीडियो। So thank you very much. If you are facing any problem, please let me know. I am free to solve your problems. Thank you.